हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम इसके दो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है न्यूट्रिशन और दूसरा है रेस्पिरेशन। आज मैं इनको आपको डिटेल में समझाऊंगा और इनके कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो यस, आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है भानु। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है इसका कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। तो एनसीईआरटी हमको जस्टिफाई करती है कि लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस है जो हमको अपनी ज़िंदगी जीने में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी ज़िंदगी जीने में काम आता है। तो हम सिंपली इसकी डेफिनेशन है वो लिखेंगे कि द प्रोसेसेस विच हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर लाइफ अब वो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, हम प्लांट से लेके एनिमल्स तक, ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, हम सबके बारे में इस जानेंगे कि उनके प्रोसेसेस में क्या होता है। तो हमारे 4 तरीके के प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। हम आज वीडियो में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खुद बनाते हैं न्यूट्रिशन और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दूसरों से इनटेक करते हैं। जो खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स और बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सोर्सेज के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटेक करते हैं ताकि वो लोग अपना न्यूट्रिशन बना सकें, अपना फूड बना सकें। अब उन लोगों को कहते हैं हम ऑटोट्रॉफिक। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हेट्रोट्रॉफिक जो इनटेक करते हैं रेडीमेड न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक को डिटेल में पढ़ेंगे। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो प्लांट्स में होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब वो कैसे होता है उसका प्रोसेस भी इसमें है। ज़रूरी होता है कि क्लोरोफिल हो प्लांट में और सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये फोटोसिंथेसिस हमेशा होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि द मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है उसको पहले वो कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर लेता है सनलाइट की प्रेजेंस में। और सनलाइट कौन ऑब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल, जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स को अपने एनर्जी के लेवल पे यूज़ करता है, जब अगर कार्बोहाइड्रेट्स बच जाता है तो प्लांट उसको स्टार्च की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च यूज़ करता है और उसको स्टोर कर लेता है। स्टार्च एज अ स्टोरेज में काम आता है, जो बाद में उसकी इंटरनल एनर्जी को रिजर्व करता है और बाद में यूज़ करने के काम आता है। और ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है। जब हमारा न्यूट्रिएंट्स पूरा हो जाता है बॉडी में और बाद में अगर हमको चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स, तो जो बॉडी है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को ग्लाइकोजन की फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में स्टोर कर लेती है। ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेती है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और हम चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज हमको यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पर कि ये जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन लिखी हुई है ये फोटोसिंथेसिस की है। फोटोसिंथेसिस जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में आपको ग्लूकोज देते हैं और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आपको देते हैं। ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं, ये पेपर में आ सकती है। नीचे आता है कि जो इवेंट्स होते हैं, कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे पहला इवेंट है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जब देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके बनेगा, पर वो तभी बन पाएगा जब सनलाइट की प्रेजेंस हो। सनलाइट हीट का काम करती है, ठीक है।
और कैसे करती है वो सेकंड पार्ट में है कि जो लाइट एनर्जी आती है सनलाइट से उसको वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेती है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने का काम करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और वो ही यूज़ होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में। ठीक है, तो तीसरा हमारा इवेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होना। अब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है जो हमने यहाँ पढ़ी है, वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाता है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होने के बाद वही है, जितना यूज़ कर सका वो कर चुका प्लांट, उसके बाद वो स्टार्च के रूप में उसको स्टोर कर लेता है आगे के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल होता है कि ना बहुत सारी चीज़ें स्टेप्स होते हैं ना वो बहुत धीरे धीरे होते हैं, पर डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कैक्टस हो गया, कसकटा हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड रात को लेते हैं। क्यों लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रात को? क्योंकि देखिए सनलाइट, अगर ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड पहले ले लेंगे तो उसी समय उनको वाटर की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा होता है कि वो लोग सनलाइट तो दोपहर में ले लेते हैं, पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड शाम के समय लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर वो दोपहर के समय ही सनलाइट ले लेंगे तो इतनी धूप पड़ती है डेजर्ट में, आपको भी मालूम है कि पानी जो होगा वो एवेपोरेट हो जाएगा उनकी लीव्स में से। वैसे उनमें लीव्स नहीं होती, जो उनके कांटे होते हैं वही उनके एक एज अ लीव्स काम करते हैं, तो वो पानी एवेपोरेट ना हो इसलिए जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं रात के समय। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं कि क्लोरोफिल, तो हमको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल जो है वो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक मतलब आपने लीव्स देखे होंगे, जो लीव्स होते हैं जैसे आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जो लीव्स होते हैं वो इस प्रकार से ग्रीन होते हैं बहुत जगह से, कुछ लाइट ग्रीन होते हैं और कुछ गाढ़े ग्रीन होते हैं, पर उन दोनों में ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स, और लीव्स में कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन भी उठता है, तो रूट्स को क्या पता कि बाहर डे है या नाइट है, तो रूट्स क्या करती हैं, वो पानी ऊपर सप्लाई करती रहती हैं। ठीक है, अब अगर पानी ऊपर की तरफ सप्लाई हो रहा है तो अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर लीव्स के पास पहुंच जाएगा तो वहाँ वो गल सकती हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि मतलब वैसे तो प्लांट्स में बहुत कम होता है कि वो गल जाएं, पर है ना बोलते हैं ना हमारे भी कि घुटनों में पानी भर गया है, तो क्या होता है वहाँ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर पहुँच जाता है। खैर वो बात दूसरी है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसा रोकने के लिए, क्योंकि देखिए रूट्स तो पानी भेजती रहेंगी, अब वो पानी को बाहर निकालने के लिए प्लांट्स में एक सेल होता है, टिश्यू मान सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। अब वो स्टोमेटा क्या होता है? इस प्रकार का होता है। आप देखिए ये बंद स्टोमेटा है और ये खुला हुआ स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या करता है? ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, उससे क्या करता है, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो बाहर निकाल देता है। आप बहुत बार देखते होंगे सुबह के टाइम जो लीव्स होती हैं या जो स्टेम्स होती हैं वो गीली होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए एक तो ह्यूमिडिटी इसका अलग कारण है, पर गर्मियों में भी बहुत बार होती हैं क्योंकि वो नीचे से रूट्स जो है वो पानी लेती रहती हैं। अब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर तो किसी को नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो इसी कारण ये जो स्टोमेटा है वो बाहर निकाल देता है। अगर आप स्टोमेटा के इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और ये होता है स्टोमेटल पोर, जो क्या काम करता है, यहीं से पानी निकलता है। ठीक है, और ये गार्ड सेल्स क्यों होती है? गार्ड सेल्स इसलिए होती हैं ताकि ये मतलब अब ऐसा है अगर ये 24 घंटे खुला रहेगा तो जो पानी आएगा उसको वो बाहर निकाल देगा, पर गार्ड सेल्स क्या करती हैं, जैसे ही पानी एकदम लेवल पे पहुंच जाता है वो गार्ड सेल्स स्टोमेटा पोर को बंद कर देती है और पानी का बहाव रोक देती हैं।
तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल. गार्ड सेल्स swell when the water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrinks. तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ वो आप लिखते रहिए, आप याद रखते रहिए, उसको नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको याद रहे और आप आगे रिवीजन भी कर सकें. तो अब हम नीचे पढ़ते हैं कि देखिए, जैसे कि सिर्फ वाटर से सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेट्स ही ले पा रहा है प्लांट. तो हमको यहाँ नीचे एनसीईआरटी में बता रखा है कि वाटर के अलावा जो रूट्स होती है वो सॉइल से क्या क्या लेती है. देखिए, वाटर तो लेती है फोटोसिंथेसिस के लिए, पर अदर मटेरियल्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, फॉस्फोरस हो गई, आयरन हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ये भी रूट्स सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेती हैं. ठीक है, नाइट्रोजन इसमें से बहुत एसेंशियल है. कैसे एसेंशियल है मैं आपको समझाता हूँ. लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स जिनमें बीज होते हैं, जैसे दाल हो गई, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, ये क्या होते हैं? ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं. लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रोटीन ज़्यादा होता है. प्रोटीन कैसे आता है? नाइट्रोजन की वजह से. इन प्लांट्स में एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी उस बैक्टीरिया का नाम होता है, और राइजोबियम भी होता है. आप पर ब्लू ग्रीन एल्गी ही याद रखिए. राइजोबियम या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट प्लांट के अंदर नहीं जा सकती. एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, फिर भी वो डायरेक्ट प्लांट में नहीं जा सकती. जो ये एल्गी होता है वो क्या करता है, अपने अंदर एक ऐसा प्रोसेस चलाता है जिससे जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में चेंज कर देता है और प्लांट्स में ऊपर भेज देता है. यही सबसे बड़ा कारण है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन में रिच होते हैं. सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको वेजिटेरियन है अगर आप, तो आपको मालूम होगा सोयाबीन में होता है, पल्सेस में होता है. वैसे नॉनवेज खाने वाले तो बोलते हैं कि एनिमल फैट में होता है, पर जो वेजिटेरियन हैं उन लोगों को मालूम है कि जो सोयाबीन है वो बहुत ज़्यादा ही प्रोटीन रिच होता है. ठीक है, अब आपका यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो पार्ट ख़त्म होता है. अब आपका पार्ट आएगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको पहले भी बताया था जब इसके स्टार्ट में, कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जब जो एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे का न्यूट्रिशन अपने अंदर इंटेक कर ले, यानी रेडीमेड. कैसे? जैसे घास है, ग्रास है, तो वो क्या करती है, अपना फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाएगी. ठीक है, उसके पास भी क्लोरोफिल है, उसके पास भी क्लोरोप्लास्ट है. फिर जो उसके पास अपना न्यूट्रिशन बन गया है, फिर जो काव है वो उसको खा लेगी. तो काव ने क्या किया, उसका जो न्यूट्रिशन था, जो उस घास का न्यूट्रिशन था वो अपने अंदर इंटेक कर लिया, रेडीमेड कर लिया. उसको खाना पड़ा, पर खाना न्यूट्रिशन बनाया किसने था? बनाया तो अपने प्लांट ने था, उस ग्रास ने था. जैसे कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी हो सकता है. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो हिरन होता है, डियर होता है, उसने क्या किया, घास खाई, तो न्यूट्रिशन इंटेक कर लिया प्लांट का. उसके पास अपना न्यूट्रिशन नहीं था, उसने घास का न्यूट्रिशन ले लिया, उसके पास न्यूट्रिएंट्स आ गए. अब जो लायन है उसने क्या किया, उसने उस डियर को खा लिया. तो इनडायरेक्टली जो शेर है, जो टाइगर है, उसने किसके न्यूट्रिशंस यूज़ किए? उसने न्यूट्रिशन यूज़ किए ग्रास के, जो पहले डियर में आ गए थे, और फिर उसने डियर से क्या किया, खुद में ले लिया. तो ये एक साइकिल चली, न्यूट्रिशन साइकिल. ठीक है, आपको जो ये है एनसीईआरटी है उसमें भी आपको लाइंस मिल जाएंगी. ये रहा फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको घास का और डियर का एग्जांपल बताया है वो. और एक होता है ये यीस्ट. ये क्या होता है, ये सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी. कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो जैसे कि न्यूट्रिशंस में क्या क्या आते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स. कुछ जो फंजाई होता है, फंजाई जैसे कि ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम्स, वो क्या करते हैं, अगर उनको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही बाहर के खाने को तोड़कर ले लेंगे, इंटेक कर लेंगे.
तो उनके पास ऐसा स्पेसिफिकेशन होता है, ह्यूमंस के पास ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमको सारा का सारा न्यूट्रिशंस है वो चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। किसी की भी अगर हमको लैक हो गया, लैक ऑफ न्यूट्रिशंस हो गई कोई सा भी प्रकार का, तो हमारी बॉडी क्या है, वीक हो जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी। अगर फैट की कमी है तो बहुत पतले हो जाओगे, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो हाइट नहीं बढ़ेगी। तो इस कारण से प्रोटीन्स की कमी है, कैल्शियम की कमी है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, मिनरल्स की कमी है तो आई साइट कमज़ोर हो जाएगी, विटामिन की कमी है तो आई साइट कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसा ही हमको हर तरीके का फ्रूट्स खाना चाहिए। ओके, तो अब है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ये वाला जो टॉपिक है कि ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एग्जांपल दिया गया है एक अमीबा का। अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करता है, देखिए आपको है ना यहाँ एनसीईआरटी में भी है ना इसका वो डायग्राम दे रखा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी में जो दे रखा है, इसको मैं आपको ना एक कॉपी में है ना डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ। क्या होता है, जो एक अमीबा होता है, जैसे ये एक अमीबा है सपोज, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर का क्लोरोप्लास्ट है। अगर यहाँ पे फूड पड़ा है तो अमीबा क्या करता है, अपने अंदर से सूडोपोडिया निकालता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सूडोपोडिया क्या होता है। ये जो निकले ये होता है सूडोपोडिया। ये क्या होता है, सूडोपोडिया नकली पैर, सूडो का मतलब होता है नकली और पोडिया का मतलब होता है पैर या फिर फीट, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो सूडोपोडिया निकाल लेता है। इससे क्या करता है, देखो ये इसका कोई मुंह नहीं होता है, ठीक है, ये एक्सक्रीशन के लिए कोई चीज़ भी नहीं होती है इसके पास, तो ये सूडोपोडिया के द्वारा ही खाना इंटेक करता है और एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। आगे क्या करता है, ये जो ये सूडोपोडिया है ना इसको यूँ करके जोड़ लेता है, ऐसे करके, ऐसे जैसे ये खाना अंदर आता है और जो सूडोपोडिया था उनको ये जोड़ देता है। इसका न्यूक्लियस तो ये रहा। तो क्या होता है, फूड वैक्यूल, फूड ये ऐसे फूड वैक्यूल बन जाता है और ये इसको इसके अंदर न्यूट्रिशन इंटेक कर लेता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, वैसे एनसीईआरटी में दे रखा है। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर वही होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स हैं, आपको भी मालूम है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो लोग मीट, तो ये सब क्या है, ये हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, या फिर जो एनिमल्स हैं उनके पास क्या होता है, एलिमेंट्री कनाल होती है। एलिमेंट्री कनाल क्या होती है, देखिए हम खाना खाते हैं, फिर वो एसेफेगस यानी जो माउथ का पाइप होता है पूरा गले में, वहाँ से होकर स्टमक में जाता है, तो इस पूरी कनाल को कहते हैं एलिमेंट्री कनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल होती है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब हम इसके बारे में कुछ जानते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल आखिर में वर्क कैसे करती है, कौन सी चीज़ कहाँ डाइजेस्ट होती है। उसके लिए आप सबसे पहले जानिए कि हमारे ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल में आती क्या क्या है चीज़ें हैं। सबसे पहले आती है टंग, ठीक है। उसके बाद आता है ये नीचे जाके जो ऑसिफेगस है, जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है, ठीक है। और नीचे आता है, फिर आता है हमारा स्टमक, लीवर, ये रहा लीवर, और गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चीज़ें जो होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो ये चीज़ें होती हैं ये हमारे ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल में आती हैं, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, आखिरी में एक्सक्रीशन के काम आता है, इसलिए हम उसको गिनते नहीं हैं, या फिर जो बहुत किताबें होती हैं उनमें गिना भी जाता है। एनसीईआरटी हमको कहती है सबसे पहले कि सबसे पहला जो चीज़ हमारे अंदर डाइजेस्ट होती है अंदर जाते ही, जो साइंटिस्ट ने पता लगाया है वो होता है स्टार्च। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्च जो होता है वो सबसे पहले डाइजेस्ट होता है। कैसे होता है, देखिए जब हम खाना खाते हैं तो हम है ना, हमारे अंदर मुंह के अंदर सलाइवा होता है जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवा जो होता है सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, और ये सलाइवरी ग्लैंड जो होता है उसके अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो किस काम में आता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में।
जो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये जो वीडियो है इसके जो नोट्स हैं वो आप खुद बनाइए, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते रहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? सलाइवा, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट कैसे करती है? उसके अंदर होता है स्लाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करती है और किस में चेंज कर देती है? शुगर के मॉलिक्यूल्स में। शुगर के मॉलिक्यूल्स में। देखिए इसके लिए एक टेस्ट भी बताता हूँ मैं आपको। करना क्या होगा आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि आप रोटी लीजिए, ठीक है, उस पर घी लगा नहीं होना चाहिए। रोटी लीजिए, गरम मम्मी रोटी बना रही हो तो आपको रोटी लेनी है, उस पर घी नहीं लगाना चाहिए, और आप उसको कम से कम 30 सेकेंड तक चबाइए। आप जब 30 सेकेंड तक चबाएंगे तो रोटी के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। तो आप जब स्टार्च को चबाएंगे ना, तो वहीं के वहीं सलाइवा जो है वो उसको कर देगा डाइजेस्ट, और वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको वो रोटी मीठी लगने लगेगी। पर तभी जब घी ना लगाओ, क्योंकि फिर घी के साथ वो थोड़ा मीठा कम लग सकता है, ठीक है। और अब फिर आता है जब, ठीक है, अब खाना आपने चबा लिया, वहाँ पे आपका स्टार्च हो गया डाइजेस्ट, ठीक है। अब वो ओसोफेगस से नीचे जाएगा, आपके वो पहुँच गया स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो 3 तरीके के जो एंजाइम्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं लिक्विड्स है, वो बाहर निकालते हैं। फर्स्ट क्या होता है? HCl। HCl क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक बहुत जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। सेकंड होता है पेप्सिन, जो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्सक्रीट करते हैं या सिक्रीट करते हैं, HCl पेप्सिन। और थर्ड होता है म्यूकस, ठीक है। अब इनका वर्किंग जानते हैं। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस सबसे पहले इनर लाइनिंग बना लेता है। किसके लिए? स्टमक के लिए। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। HCl क्या है? अभी बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट के अंदर है तो वो हमारे पेट को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो क्या होता है? म्यूकस क्या करता है? हमारे पेट के अंदर एक शील्ड बना देता है म्यूकस अपनी लाइनिंग की, इनर लाइनिंग में स्टमक की, जो क्या करता है? HCl को पेट से डायरेक्ट कांटेक्ट में बचाता है और हमारे पेट को कटने से या फिर ख़राब होने से बचाता है, ठीक है। तो म्यूकस का क्या काम है? इनर लाइनिंग बनाना। HCl का क्या काम है? HCl यूज हेल्प करता है पेप्सिन की। किस चीज़ में? पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स। जो खाने में प्रोटीन है आपके, वो क्या कौन डाइजेस्ट करेगा? पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, जो बहुत ही मतलब प्रोटीन सबके लिए ज़रूरी होता है। आजकल प्रोटीन का ही खेल है, ठीक है। जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतने अच्छा ही आप बचोगे। वैसे भी अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, जिसमें आपको न्यूट्रिशंस अच्छे मिले। खैर, अब अपन आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले हमको क्या करना है? स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जिसमें ये 3 होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? इनर लाइनिंग करता है स्टमक में, जो क्या करता है? बचाता है स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl से। HCl क्या करता है? HCl हेल्प करता है पेप्सिन की, किस चीज़ में? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। आपको ये समझ में आया कि एक तो पहला था हमारा सलाइवा, कहाँ पे? माउथ में ही, जो क्या कर रहा था? स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा था, किसकी मदद से? सलाइवरी अमाइलेज की वजह से। अब दूसरा कहाँ पे? स्टमक में 3 थे, एक कर रहा था, बचा रहा था पेट को, एक पेप्सिन की मदद कर रहा था जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। फिर क्या होता है? ये जो खाना होता है, नेक्स्ट पेज पे है आगे। ये जो अभी देखिए, अब इतना सब कुछ हो गया है, तो पेट के अंदर से अब वो कहाँ जाएगा? लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्फिंक्टर मसल्स होती है पेट के और स्टमक के बीच में। स्फिंक्टर मसल होती है, वो क्या करती है? देखिए, अब खाना हमारे पेट में तो बहुत सारा पहुंचा हुआ है, ठीक है। प्रोटीन उसमें से डाइजेस्ट स्टार्च तो लगभग हो गया है पूरा,
और प्रोटीन भी हो चुका है लगभग, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पेट में बहुत सारा खाना है, अब अगर वो डायरेक्ट उसमें चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको पूरे को नहीं कर पाएगा डाइजेस्ट। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि एक साथ जाएगा तो अंदर मशीन तो लगी नहीं है, अपना काम होता है नेचुरली धीरे धीरे, ठीक है। नेचुरली काम हमेशा धीरे ही होगा। तो स्फिंक्टर मसल क्या करती है, खाना थोड़ा थोड़ा जाने देती है, ठीक है, एक साथ सारा नहीं जाने देती है। थोड़ा सा खाना गया, वो डाइजेस्ट हो गया पूरा, फिर थोड़ा सा खाना जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा पूरा। तो इस कारण से क्या होता है, स्फिंक्टर मसल लगी होती है। अब क्या हुआ, जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है, फिर क्या होगा, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, सबसे बड़ी बात कि जो लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और सबसे ज़्यादा काम भी वहीं पे होता है आखिरी का। सबसे पहला काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का डाइजेशन होता है, ठीक है। अब वो कैसा होता है वो बताऊंगा। पहले आप यहाँ देखिए कि जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डिफर्स करती है बहुत सारे एनिमल्स में कि वो क्या खाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, काऊ जो है वो ग्रास खाती है, ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। अब वो सेलुलोज क्या करता है, सेलुलोज को पचाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। तो जैसे उनका, इसीलिए उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हर्बीवोरस होते हैं, जो सिर्फ घास फूस और ये पत्ता वगैरह खाते हैं, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लंबा होता है, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे मीटर्स में लंबा होता है कंपेयर टू कार्निवोरस। क्यों? क्योंकि कार्निवोरस क्या खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, तो उसमें से प्रोटीन वगैरह जल्दी जल्दी वो हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। पर सेलुलोज जो है उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है की बात। और अब हम पढ़ेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स कैसे कैसे डाइजेस्ट होते हैं। क्या होता है कि हमारे पास लीवर होता है सबके पास, और पेनक्रियाज होता है। ये दोनों क्या है, देखिए ये होता है, एक होता है लीवर और होता है पेनक्रियाज, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मतलब सॉरी, ये जो पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए ये लीवर हो गया और ये हो गया पेनक्रियाज। ये क्या करते हैं, ये है ना लीवर जो है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये लीवर जो है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस का क्या काम है, बाइल जूस का काम है डाइजेस्ट करना फैट को। फैट डाइजेस्ट होता है किसके कारण, बाइल जूस के कारण। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे इंटेस्टाइन में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फैट कहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, बाइल जूस की वजह से हो रहा है। बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है, तो वो कौन करता है, लीवर, ठीक है। अब पेनक्रियाज के बारे में बात कर लेते हैं, ये 3rd नंबर का है, यहाँ लिख लेते हैं पेनक्रियाज के बारे में, ठीक है। पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज एक ही ऐसा आएगा। पेनक्रियाज में क्या होता है, पेनक्रियाज करता है पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। पेनक्रियाटिक जूस किस काम में आता है, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर दो जूस होते हैं, एक तो है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। एक और जगह प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे स्टमक में हुआ था, यहाँ ऊपर स्टमक में हुआ था। स्टमक में किसने किया था, पेप्सिन ने किया था। पर अगर देखिए ऐसा तो है नहीं कि पेप्सिन इतना तेज़ काम कर देगा, तो पेप्सिन से जो प्रोटीन बच गया वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा, वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन की मदद से। और लाइपेज किसको करता है, लाइपेज करता है फैट ग्लोब्यूल्स को। फैट ग्लोब्यूल्स मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। यहाँ पर जो बाइल जूस है, ठीक है, वो फैट को डाइजेस्ट करता है और क्या बना देता है, फैट ग्लोब्यूल्स बना देता है, ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स बना देता है। अब उन फैट ग्लोब्यूल्स को भी डाइजेस्ट कौन करता है, लाइपेज कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए
पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जो ट्रिप्सिन और लाइपेज को सिक्रीट करता है। ट्रिप्सिन क्या मदद करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? फैट ग्लोब्यूल्स को करता है। ठीक है, आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो कुछ होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? एक ग्लैंड है जिसमें होता है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक ग्लैंड है जिसका जो क्या सिक्रीट करता है? इंटेस्टाइनल जूस। जो क्या करता है? एंजाइम जो है वो एंजाइम क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में। जो डाइजेस्टेड प्रोटीन्स है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में डाइजेस्ट कर देता है, चेंज कर देता है। और लास्ट में फैट्स को, जो डाइजेस्ट हो गया फैट्स, जो बच गया उसको फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। और ये सब कहाँ जाता है? बाद में सेल्स में चला जाता है। सेल्स को यूज़ करते हैं और अपनी बॉडी फंक्शनिंग काम करती है। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म होता है अपना न्यूट्रिशन का ये टॉपिक और ये एलिमेंट्री कनाल भी जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे सेकंड प्रोसेस, जो लाइफ प्रोसेस का सेकंड प्रोसेस हमको एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। क्या होता है? पहले सबसे पहली बात मैं बताता हूँ। अब अपने ऑक्सीजन ले ली है, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों लेता है? ग्लूकोज बनाने के लिए लेते हैं हम लोग। हमको ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। ह्यूमन बींग्स है ना, तो ह्यूमन बींग्स में हो जाए चाहे प्लांट्स में हो जाए, सबके अंदर ग्लूकोज की बहुत ज़रूरत होती है। क्या होता है इन ऑल केसेस, सब में क्या होता है? जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम है, चाहे प्लांट्स ले लो, चाहे ह्यूमन बींग्स ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। ठीक है, पहला स्टेप जो है वो हमेशा सेम रहता है। क्या है पहला स्टेप? आपको क्या करना होता है? मतलब आपको क्या आपकी बॉडी करती है, जो पहले आपके पास ग्लूकोज आया, ठीक है, इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। ये क्या है? ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसको क्या कर लेते हैं? उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं और क्या बना देते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना देते हैं। 6 का 3 कर देते हैं तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल कहलाता है पाइरूवेट। ये आपको यहाँ लिख रहा है, ये देखिए, ये पाइरूवेट कहलाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, सेल्स की साइटोप्लाज्म में होता है। फिर क्या होता है? जो पाइरूवेट है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। ये कहाँ की बात हो रही है? ये हो रही है प्लांट्स की बात, ये हो रही है प्लांट्स की बात। ठीक है, अब ये क्या है? ये इथेनॉल क्यों बनाता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। आपको भी मालूम है प्लांट्स कैसे फूड बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। प्लांट क्या करता है? ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो पाइरूवेट है वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसीलिए कि दिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आया हमारे सामने, एनएरोबिक। ठीक है, ये सिंपल एकदम डेफिनेशन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये याद कर लीजिएगा। आपको एरोबिक और एनएरोबिक में डिफरेंस पूछ सकता है या किसी एक की भी डेफिनेशन पूछ सकता है, तो सिंपल सी है। और ये आप उसको सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं कि ये कहाँ होती है? ये प्लांट्स में होती है। और क्या इसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं? तो वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? जब देखो, ये तो प्लांट्स की बात हो गई, और एनिमल्स की बात क्या है? जो पाइरूवेट होता है वो टूटता है ऑक्सीजन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया होता है ह्यूमन सेल्स में। आगे नीचे देखेंगे अपन, यहाँ देखिए, ठीक है, उसमें क्या होता है? हमारे जो प्लांट्स ह्यूमन सेल्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब पाइरूवेट भी टूट जाता है, ठीक है, तो वो ग्लूकोज बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, अब और वाटर भी बनाता है, H2O के मॉलिक्यूल्स भी बनाएगा। तो क्या होता है? ये जो प्रोसेस है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है?
जो एनएरोबिक है वो अब्सेंस में होता है ऑक्सीजन के, और जो एरोबिक है वो प्रेजेंस में होता है। सबसे बड़ी बात यही है इन दोनों के अंदर, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि ये जो डायग्राम है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कैसे आपको यहाँ से जो पूरा प्रोसेस है ना वो इसी डायग्राम से मैं समझा दूंगा, और इजी है एकदम, ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, C6H12O6, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ये टूट जाता है और पायरुवेट में चेंज हो जाता है। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके साथ थोड़ी एनर्जी भी निकलेगी, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी भी जरूर निकलेगी, ठीक है। अब इन यीस्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इन यीस्ट में क्या करेगा, ये इथेनॉल बनाएगा, जो हमने पहले पढ़ा था, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी बनाएगा, ठीक है। 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा बस कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। अब क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। पर क्या होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी वही है, हम जितनी ऑक्सीजन इनटेक कर पाते हैं उतनी ही कर पाएंगे। तो क्या होता है, हमारे मसल्स के जो सेल्स हैं उनको सही से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वहाँ क्या हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इन आर मसल सेल्स। तो वहाँ क्या है, लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी भी बनती है। एनर्जी तो सब में बनेगी क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हो ही रहा है, पर अब यहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड ही जिम्मेदार है कि जब आप ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो आपके हाथ पैरों में दर्द होता है ना, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा तो नहीं, पर अगर बन जाए तो आप लिख सकते हैं कि है ना, लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है जब हम ज़्यादा मसल एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब तीसरा प्रकार क्या है, जैसे कि आप शांति से बैठे हो या सो रहे हो तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, ना आपके मसल्स में कोई दिक्कत है, ना आपके मसल्स में कोई पेन है, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आराम से ग्लूकोज टूट जाता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी भी आती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी भी आती है। तो सबसे, और यहाँ ये दोनों क्या है, ये एरोबिक में आते हैं और ये क्या आता है, एनाएरोबिक में, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी होती है वो किस स्टेट में होती है, ठीक है। तो यहाँ नीचे वाले लाइन में ही लिखा है कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। एटीपी क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, एडेनोसाइन गलत हो गया, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, ये स्पेलिंग है। अब ये क्या होता है, ये होती है एनर्जी, जो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एनर्जी बन गई है, ठीक है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी है। अब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी तो है, अब उसको यूज़ कैसे करेंगे, तो वो क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है। जब एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाता है, तो वो कैसे काम करता है, एज अ फ्यूल, ठीक है, सेल के अंदर काम करने के लिए एज अ फ्यूल काम आता है। जैसे कि मतलब कोई फूड को ट्रांसपोर्ट करना इस चीज़ में जो सेल्स के अंदर ही हो, उसके लिए एटीपी यूज़ होती है, ठीक है। जैसे कि गाड़ी के लिए पेट्रोल ज़रूरी है, वैसे ही हमारे सेल्स के अंदर मूवमेंट के लिए, काम करने के लिए हमको एटीपी ज़रूरी है। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। अब क्या होता है, इस प्रोसेस में एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एक एनर्जी को, जो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको डिराइव कर देता है एंडोथर्मिक रिएक्शन से सेल के अंदर, ठीक है। आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये शायद चैप्टर में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो बोर्ड जो है वो इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं देगा आपको, एकदम इजी क्वेश्चंस देगा, पर आप अगर पढ़ के जाएंगे तो इजी है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अब हम सांस नहीं लेते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं,
बस डिफरेंस ये है, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, ठीक है। पर क्या होता है कि जब रात हो जाती है, रात को तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहेंगे, अब वही बात हो गई जैसे वाटर में हुई थी वैसे कार्बन डाइऑक्साइड में है। यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आपके पास किताब में, बुक में यहाँ पे जो लिखा है कि अब अगर वो है ना कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते रहेंगे तो क्या होता है, उनके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। तो वो क्या करती है, वापस रात को जो सारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने लग जाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं ना, वैसे ही जो प्लांट्स है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने लग जाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है। सनलाइट के अब्सेंस में कभी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलने लग जाती है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ें, अब यहाँ पे एक और एनसीईआरटी हमको बताती है कि देखिए, अब जैसे कि जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स और जो बाहर रहते हैं, जैसे ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो पानी में रहने वाले होते हैं। देखिए, पानी वाले क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जो वाटर होता है वहीं से ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। और बाहर रहने वाले को तो वैसे ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। पर होता क्या है, जो अंदर रहने वाले जीव होते हैं, जो अंदर रहने वाले जीव होते हैं वो तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। यहाँ आपको लिखा है, ये लाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोर्ड क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो तेज़ तेज़ ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी कर सके अपनी बॉडी के अंदर। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो उनको पूरी कर सकें, इसलिए उनको तेज़ तेज़ सांस लेनी पड़ती है और हम लोग आराम आराम से सांस लेते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बना सकता है बोर्ड कि वो तेज़ तेज़ सांस क्यों लेते हैं, या फिर उनके सांस लेने का तरीका क्या है। तो आपको क्या कि वो फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्या होती है, जो फिशेज होती हैं वो क्या करती हैं, माउथ से पानी अंदर ले लेती है, मुंह से पानी अंदर ले लेती है, उसके बाद क्या करती है, गिल्स से पानी को वापस निकाल देती है, गिल्स से वापस निकाल देती है। पर गिल्स क्या करती है, जब पानी वो बाहर निकाल रही होती हैं तो उसमें से ऑक्सीजन इनटेक कर लेती हैं, सांस ले लेती हैं, ठीक है बस। और अब हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें क्या होता है। देखिए, ह्यूमन बींग्स का इसमें आपके लिए डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी मैं अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं नाक से, तो इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल, हम नाक से सांस लेते हैं। फिर क्या होता है, वो अपने जो नाक है उसके अंदर जो हेयर्स होते हैं, द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर्स दैट इज प्रेजेंट इन द पासेज, द लाइन पैसेज में क्या होता है, पूरा का पूरा हेयर जो होते हैं वो जो फिल्टर कर देते हैं, जो बड़े बड़े वो होते हैं पार्टिकल्स डस्ट के, उनको वहाँ पे फिल्टर कर दिया जाता है। यहाँ भी म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस और कहाँ प्रेजेंट था, स्टमक में। क्या कर रहा था, स्टमक को HCl से बचा रहा था, ठीक है। और यहाँ नाक में भी ये प्रेजेंट होता है, किस लिए, फिल्ट्रेशन में हेल्प करवाने के लिए, ठीक है। अब बेचारे म्यूकस का भी तो देखो, सिर्फ हेल्प करवा रहा है, ठीक है। द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, फिर क्या होता है, जो एयर है वो थ्रोट से नीचे जाती है। थ्रोट क्या, अपना गले की जो पाइप होती है सांस की, उसको लंग्स में जाती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। ये जो थ्रोट है ये इसको कहते हैं थ्रोट, ठीक है, यहाँ से नीचे जाती है, ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। अब ट्रैकिया क्या होता है, देखिए, ट्रैकिया में एक रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये पाइप जा रहा है ना, तो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज अपने कान की जो वो होती है ना बोन, वो भी कार्टिलेज की होती है। अब बोन और कार्टिलेज में ये अंतर होता है कि जो कार्टिलेज है वो मुड़ जाती है, ऐसे जैसे कान मुड़ जाता है ना अपना, पर बोन नहीं मुड़ती है, ठीक है। तो कार्टिलेज होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है ऐसी ऐसी, वो क्या करती है, वो इस थ्रोट को चिपकने से बचाती है। चिपकने से कैसे, अब देखिए, आप कोई पाइप लेंगे, आप उस पाइप को उसके अंदर से फूंक पास करिए, कभी एक बार उसको मतलब इनटेक करिए वहाँ से और एक बार उसको बाहर निकालिए। तो जब आप इनटेक करते हैं ना, तो वो पाइप क्या होगी, कोलैप्स कर जाएगी यूँ, ठीक है।
क्योंकि आप उसको अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो वो क्या कर देगी, कोलैप्स कर देगी, ठीक है, और वापस छोड़ेंगे तो वापस खुल जाएगी, ठीक है। अब अगर हमारे यहाँ पे सांस के पाइप में, थ्रोट में अगर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ना हो तो ये भी ऐसे ही करेगा। जब पंप करेंगे, जब लंग्स जो है वो ऑक्सीजन इनटेक करेंगे तो ये पाइप ये कोलैप्स कर जाएगा। अगर वो कोलैप्स कर गया तो वहीं पे राम नाम सत्य हो जाएगा आपका, या हमारा, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका। तो उस राम नाम सत्य को रोकने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगी होती है, ठीक है। आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का भी जो एडवांटेज है वो पता लग गया होगा। अब अपन नीचे चलते हैं, वहाँ से चल जाती हैं वो लंग्स में। अब लंग्स में क्या होती है, ये दो पाइप अलग हो जाते हैं, एक लंग में दूसरे लंग में, ठीक है। फिर जो पाइप है वो क्या करती है, विद इन द लंग्स द पैसेज क्या, वो पाइप छोटे छोटे ट्यूब्स में और बलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, जिनको कहते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई क्यों होती है, एल्वोलाई क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है लंग्स के अंदर, एक सरफेस प्रोवाइड करता है लंग्स के अंदर, जिससे कि जो गैस है वो एक्सचेंज हो सके आराम से, ठीक है। अब मैं आपको इसके भी बारे में समझाता हूँ। अगर आप देखिए, अगर वो दो पाइप यहाँ से, अगर ये दो पाइप जाके डायरेक्ट खुल जाएं यहाँ अंदर लंग्स में, तो सांस लेंगे तो डायरेक्ट हमारे लंग्स में प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा, एक ही जगह पे प्रेशर पड़ेगा, तो छाती में जब भी सांस लोगे तब दर्द करेगा, ठीक है। अब एल्वोलाई क्यों है, एल्वोलाई है आराम से सांस लेने में। अब जब छोटे छोटे एल्वोलाई में, पाइप्स में जाके एल्वोलाई में बढ़ जाएगी सांस, तो आराम से सांस जाएगी वापस आएगी, सांस जाएगी वापस आएगी। पर अगर डायरेक्ट जाएगी तो दर्द होगा, एक जगह पे डायरेक्ट प्रेशर पड़ जाएगा। इसके लिए एल्वोलाई ज़रूरी है हमारे अंदर, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे नीचे ये डायफ्राम होता है, आप देख रहे हैं डायफ्राम होता है, ठीक है, यहाँ जी वो होता है, साइलेंट होता है, डायफ्राम होता है। क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं ना, जब वो सांस ली हमने, डायफ्राम क्या होता है, वो फ्लैट हो जाता है, वो नीचे चिपक जाता है, ठीक है। तो उस, और जो लंग्स है वो खुल जाता है, फूल जाता है, तो एल्वोलाइज भी फूल जाती है, ठीक है। तो इससे क्या है, सांस लेने में आसानी होती है। डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, जहाँ लिखा हुआ है आप देख लीजिए कि व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स, जो रिब्स होती है, हड्डियाँ होती है, ये हड्डियाँ जो होती है ये रिब्स होती है ना, ये लिफ्ट होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चिपक जाता है, जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड हो जाती है। और क्या होता है, इसी वजह से जो लंग्स में हवा जाती है और वो पूरा फिल कर देती है एल्वोलाई को। एल्वोलाई क्या होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, बलून की तरफ फूलती है वो, फिर वापस वो हो जाती है, फिर फूलती है, फिर वो हो जाती है, ठीक है। फिर द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वोलाई एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वोलर एयर इज टेकन अप टू द ब्लड बाय एल्वोलर ब्लैडर वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। क्या होता है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है जो हमारे सेल्स से वापस आ रहा होता है, वो एल्वोलाई के अंदर जाता है, और फिर एल्वोलाई से क्या, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, वो पूरे सेल्स में चला जाता है। कैसे चला जाता है, एल्वोलर ब्लड वेसल्स से, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। आज हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कंप्लीट कर दिया है। अगली लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन भी कंप्लीट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, अपने कजिन्स को, अपने ब्रदर्स को, ताकि वो भी ये देख सकें और हमें सपोर्ट मिल सकें। थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।